जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का लेके आए हैं वॉल्यूम 2 बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। जैसे कि दोस्तों हम लोग बता दें, अल्टरनेट डे पे हो रही है ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है। इसका मैं अल्टरनेट डे पे करा रहा हूँ क्योंकि एक दिन जो है दोस्तों आपको बीएसएससी का भी कराता हूँ, इस कारण ये अल्टरनेट डे पे हो जा रही है। आप परेशान नहीं हो, इसे हम कंप्लीट ही कराएंगे। जल्दी ही चक्षु प्रकाशन का भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए कि कौन सा पब्लिकेशन ये ख़त्म होते ही लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखिए, इसमें जो आज हम लोग सेशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर हो रही है हम लोग की। तो आज की जो सेट प्रैक्टिस है वो बीएड 2023 में पूछी गई है, ठीक है। तो 2023 में जो पूछी गई है प्रश्न उसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है हम लोग का। टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। बिहार सीईटी बीएड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन को। तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्ज़ाम 2023 का, जिसमें पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश का। तो आइए इस पैसेज को आप पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज को आप क्लियरली फुल्ली पढ़ना है आपको। देखिए, ये पैसेज के बारे में थोड़ा हम डिटेल्स दे देते हैं आपको, इसके बारे में हिंट्स देते हैं और इसे समझिएगा। आप खुद इसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसे। देखिए करना क्या है, इसे पढ़ना है इस पैसेज को और आंसर द फॉलोइंग गिवन इन बोलो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर देना है हमें। तो देखिए क्या बोल रहा है, नॉट ऑल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बिकम अ सिटीजन्स, मतलब सभी जो है क्या है, सभी कृषि से संबंधित सभ्यता वो क्या होते हैं, समाज नहीं होते हैं। बट नॉट सिविलाइजेशन कैन बिकम वन विदाउट पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब और कोई भी सभ्यता वैसे ही नहीं बन जाती है बिना एग्रीकल्चर, मतलब बिना कृषि के, है ना। दिस इज़ बिकॉज एट अ सम स्टेज इन अ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो स्टेज है उसका डेवलपमेंट भी हो रही है। और इसके बारे में ही बताया गया एग्रीकल्चर के बारे में कि क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंट मेंबर्स है। तो इसी से रिलेटेड आपको ये पूरे अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। देखिए क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ वुड इमर्ज एज अ सिटीजन्स। आंसर क्या बनेगा इसका, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ वुड इमर्ज एज अ सिटीजन्स। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, societies which achieved high productivity in agriculture had the opportunity to find time for other work. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि पीपुल एज अ ग्रुप वेयर कन्विक्टेड टू डू न्यू वर्क थ्रू आइडियोलॉजिस्ट हेरिटेज एंड पावर स्ट्रक्चर्स। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन चेंज ओवर। इसमें पूछ रहा है इस पैसेज में चेंज ओवर का मतलब क्या है। चेंज ओवर मतलब परिवर्तन, यानी क्या होगा, ट्रांजिशनड। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इस बताना है कि पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब जो कृषि है वो सभी सभ्यताओं की एक पार्ट है ना। नेक्स्ट क्या है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपुल वेयर सेंट टू कैरी आउट other work from agriculture because there were sufficient agriculture products. आंसर राइट आंसर सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन दिया क्या गया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन द क्वेश्चन ऑफ 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज। तो
तो देखिए क्या है हमारा आइडम्स और फ्रेज। द एक्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखना है टुक क्यू फ्रॉम, ये क्या है आपका आइडम है ना, इसके बारे में आपको बताना है। ये आइडम जो है टू क्यू फ्रॉम, इसका मतलब होता है हिंट। इसका मतलब क्या होता है? हिंट मतलब संकेत देना। तो आंसर का बनेगा अ हिंट, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइज फॉर अल्टरनेटिव्स। कंप्राइज फॉर अल्टरनेटिव्स, तो देखिए कौन सी है आंसर यहाँ पे आपकी सी बनेगी। अ गुड टीचर प्रोवाइड्स अ स्टूडेंट विथ ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। आंसर राइट आंसर सी बनेगी यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसी से बनेगा। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंसेस। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। आंसर क्या बनेगा? रेड टैपिज्म। आंसर बनेगा रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब होता क्या है? लाल फीता शाही, यानी दस्तर शाही। नेक्स्ट देखिए, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू स्टील इन अदर, सेटल इन अदर। आंसर बनेगा आपका एमिग्रेंट। आंसर डी बनेगा एमिग्रेंट, मतलब उत्प्रवासी, मतलब विदेश में जाकर बसने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आपसे बनेगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव्स। क्या है क्वेश्चन हमारा? देयर इज़ अ नो लिमिट डैश द वांट्स ऑफ मैन। आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा आपका 2, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। देयर इज़ नो लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट है, यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा हैव। यू हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओह सच अ प्रिटी गर्ल होम हैज सी डैश। आंसर बनेगा टेकन आफ्टर। आंसर राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द पंच मेड द बॉक्सर डैश विथ पेन। आंसर बनेगा विंस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। आंसर बनेगा अराइज। राइट आंसर ए होगा अराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश प्रोफेशनल्स। आंसर क्या बनेगा? एमेचर्स। आंसर राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। एमेचर्स कहने का मतलब यहाँ पे नौसिखिया, मतलब शौकिया खेलने वाला व्यक्ति। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का जनरल हिंदी का आता है। चलिए इसे भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसको आपको ये जो निर्देश दिया है, प्रश्न 16 से 20 तक बनेगा, इसे आपको पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो चलिए छोटा सा ही इसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का समाज है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती, उस उच्च स्तर से जीने उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? बता दीजिए किससे होते हैं? तो आत्म प्रेरणा से। देखा यहाँ पे
किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो किस देश में नहीं रही है? तो आंसर बनेगा आपका ए, भारतवर्ष में। अगला है कि हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है? किस विद्या को पाखंड कहा गया है? आंसर बनेगा आत्मकथा को। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। आंसर सी बनेगा। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? उच्च साहित्य की भावभूमि जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। तो आंसर डी बनेगा। कमल का पर्यायवाची बताना है आपको। कमल का पर्यायवाची क्या बनेगा? अम्बुज। आंसर सी बनेगा। कमल का पर्यायवाची अम्बुज होगा। कमल का अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे सरोज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, है ना। तो ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और गुलाब का पर्यायवाची बताइएगा। तो गुलाब का पर्यायवाची सुमना हो गया, शतपत्र हो गया, स्थल कलम हो गया, कमल हो गया, है ना, स्थल कमल हो गया, वृंत पुष्पा हो गया। अगला प्रश्न है हम लोग का कि किस वाक्य में अपादान कारक है? बताना है आपको किस वाक्य में अपादान कारक है। तो आंसर बनेगा आपका हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें कौन सा कारक है? अपादान। आंसर सी बनेगा आपका। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, सीखने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह मतलब से होना चाहिए ना, है ना, से इसमें। तो इस कारण ये क्या है? अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है रेलगाड़ी? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, संकर। कैसा शब्द है? संकर है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों के मिल से बनाए गए हैं। अंग्रेजी और हिंदी के संकर से बने शब्द क्या है? टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, सिनेमा घर, पुलिस चौकी और डाकघर। ये सब याद रखें आप। अगला है कि त्रिफला में कौन सा समास है? बताना है त्रिफला में कौन सा समास है। तो इसमें है द्विगु। आंसर बनेगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। त्रिफला में द्विगु समास है। द्विगु समास के बारे में जानते हैं थोड़ा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या हो? पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है ना। जैसे नवरत्न, त्रिभुज, दोपहर, त्रिकोण, चौराहा, ये सब क्या है? ये सब द्विगु समास है ना। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए तो। आंसर बनेगा अक लगा हुआ है, राइट आंसर इसका भी डी बनेगा, अक होगा। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल्य शब्द के बाद जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारा, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? दैवज्ञ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्योतिषी। आंसर बनेगा बी, ज्योतिषी है इसका अर्थ। अगला है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो आंसर बनेगा अत्यधिक, राइट आंसर डी यहाँ पे सही है, अत्यधिक। अधीन ऐसे नहीं, धी की मात्रा इधर होती है, ठीक है। अधीन, आधीन लिखा हुआ अधीन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अधीन ऐसी होनी चाहिए, ना कि आधीन होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे व्यवहारिक लिखा हुआ ना, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक होता है ना,
इसमें आ की मात्रा छूटी हुई है। और देखिए मिष्ठान, मिष्ठान में क्या छूटा हुआ, तो मिष्ठान में यहाँ पे जो दो न देना है, नहीं एक ही न होगा, बस पूरे न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहते हैं, तो आंसर बनेगा ए, श्रृंगार रस को। किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। आचार्य भोज राजा ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रहती है। क्या रहती है, रति, रति होता है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस का उल्लेख किया है। नवीन साहित्य में रसों की संख्या कितनी है, 11 है। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ बताइएगा। इसका अर्थ होगा रुख पहचानना। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, रुख को पहचानना। अगला है कि मुख का विलोम शब्द आपको बताना है, तो मुख का विलोम शब्द गौन होगा। आंसर सी बनेगा, गौन। अब इसमें बच क्या गया है, विमुख। विमुख का बताइएगा क्या होगा, विमुख का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि विमुख का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख होगा। प्रतिमुख का बताइएगा, आप लोग को बताना ही है कमेंट सेक्शन में, ठीक। अगला देखिए आता है हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसमें क्या दिया है, निर्देश और कथन। क्या है हमारा पहले कि संभव तर्क की पहचान करें। निर्देश यही है हमारा कि संभव जो हो सके तर्क उसको पहचान करना है। कथन है हमारा कि क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए। तर्क 1, हाँ उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। दूसरा, नहीं जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती है। तो इसमें आंसर कौन मैच करेगा, तो राइट आंसर बनेगा आपका तर्क 1 सही है। हाँ उस समय दिमाग तेज और सतर्क रहता है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 84 मल्टीपल 13 इक्वल 8 आ रहा है, ठीक, वैसे ही 37 को 13 से मल्टीपल करेंगे 6, फिर 26 को 11 से किए तो 6, तो 56 को 22 से करिएगा तो कितना आएगा आपको, तो कितने आएंगे, देखें यहाँ पे 8 और 4 है, इसे ऐड करिए कितना होगा 12, में से घटा दीजिए इसे 1 और 3 ऐड करिए 4, आ कितना गया 8। सेम यहाँ पे भी करना, 3 और 7 10, 10 में से 4 घटा दीजिए 6, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 घटा दीजिए 6, ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 में से 4 घटा दीजिए, बच कितना आ गया 7। आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाना है आपको। 8821 बराबर 14 है, तो अंकीय चिन्ह आइए इसको हमें लगा के देखते हैं कहाँ पे लगेगी। तो देखिए 8 + 8 - 2 × 1 = 14 आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 और 8 10 हो गया, यहाँ पे 2 और 8 10 हो गई। 10 इसे तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस में 8 8 16 हो गए, 16 से 2 हटा दीजिए 14, यानी आंसर क्या बन रहा है हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि प्लस से स्टार्ट करे थे हम लोग ने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉलो कर रहा है इसका रूल। नेक्स्ट बताना है आपको लुप्त संख्या कौन है, इसमें बताइए कौन लुप्त है। यहाँ पे जो लुप्त है क्या होगी यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 6 5 जा 30 होता है, 4 3 जा 12, बस दोनों को ऐड कर दीजिए 42। इसमें भी वही कर दीजिए 8 2 जा 16, 7 5 जा 35, कितनी हो जाएगी 11 51। ऑप्शन आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, यदि 30 मीटर एक सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुँचे, तो सीढ़ी धरातल के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं बनाकर।
कि कितनी डिग्री का ये कोण बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, इसका नाम ABC। दीवार की ऊंचाई कितनी है 15, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 30। आपको निकालना है क्या है ये, तो आपसे निकल नहीं जाएगा। 30 में से 15 यानी 30 का होल स्क्वायर में से 15 का होल स्क्वायर घटा दीजिए, तो कितनी आ जाएंगे आपके पास। देखिए ये फाइंड करना है ना, ये मेरा 90 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल हम लोग लिखेंगे ना P/H। P कितनी है हमारे पास, P है 15, H कितनी है 30। साइन 30 का वैल्यू होता है क्या है, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है P/H, इसको काटिए यानी 1/2, और थीटा का वैल्यू 1/2 कितने में आता है साइन में, तो 1/2 आता है 30, यानी डिग्री हमें पता चल गया कितना डिग्री आया 30 डिग्री। तो आंसर कौन सी बनेगी, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला है 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। सभी संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो, है ना। तो देखिए आपके पास a दिया हुआ है 102, ठीक, क्योंकि 102 से स्टार्ट हो रही है ना, 100 तो डिविजिबल होगी नहीं 6 से, 102 होगी, तो a दिया हुआ है 102। d दिया हुआ है आपके पास 108 में से 102 घटाइएगा तो कितनी आ जाएगी 6, और जो n पद है हमारा वो कितना दिया हुआ है 396, बस इसके आगे वो नहीं डिविजिबल होगी 6 से। चलिए अब निकालते हैं हम लोग an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, ये कितना दिया हुआ हमारा यही ना है 396 इक्वल a 102 दिया है इंटू n हमें निकालना है -1 इंटू d है 6। चलिए इसे मल्टीपल करिए, 102 और 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी n-1 इंटू 6 इक्वल क्या हो जाएगा 294 होगा ना, क्योंकि घट जाएगा उधर जाके। तो n-1 इक्वल 6 से काटिएगा 49 टाइम्स में, यानी n इक्वल 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब जो है सभी पदों का योग निकालना है हमें, तो योग कैसे निकालते हैं, Sn इक्वल n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद, यही होता है फॉर्मूला। n कितना निकला 50/2, a कितना है 102 प्लस लास्ट वाला 396। चलिए इसे 25 25 गुन्ने इस दोनों को ऐड करके लिख दीजिए 894, मल्टीपल करिएगा तो कितनी आ जाएंगे आपके पास 12450। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संख्याओं के सेट का माध्यिका हमको निकालना है ना। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, पहले तो टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितने हैं 3, 3, 6 और 2, 8, मतलब हमको आया एक सम संख्या। तो सम संख्या के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग माध्यिका, वो निकालते हैं n/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, और डिविजिबल बाई 2। तो n/2 8/4, 8/2 यानी 4 प्लस 8/2 4 और प्लस 1 5/2 यानी 9/2 आया, यानी इसे डिविजिबल करिएगा। पद लिखना है ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ पद कौन सा है, तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगी 2, फिर 2 जस्ट 4 आई, इसके बाद 6 आएगी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तब 9 आएगी। तो देखिए चौथी संख्या कौन सी है 6 है, पांचवी संख्या भी 6, 12 हो जाएगी, 12 किया था 6 हो जाएगी, यानी हमारे पास जो माध्यिका है वो कितना निकल गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए 6 निकल गया। एक पुस्तक में हमेशा होता है, क्या होता है एक पुस्तक में हमेशा, तो एक पुस्तक में पृष्ठ होता है हमेशा, आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सार्थक रूप में व्यवस्थित सबसे पहले क्या आएगा,
यहाँ पे सेगी नहीं होगा, रोगी होगा दोस्तों। मिस प्रिंट हुआ है, रोगी होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये सभी डॉक्टर से रिलेटेड है, तो ये सोगी कैसे हो सकता है, रोगी होगा, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं रोगी, रोगी के बाद डॉक्टर, डॉक्टर उसे देखेंगे, देखने के बाद उसका निदान करेंगे, निदान करने के बाद उसका उपचार होगा, उपचार के बाद तब बिल मिलेगी। तो आंसर नंबर आपकी राइट आंसर ए बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 0 से 99 तक सभी संख्याएं लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, अंक 3 जो है इसे कितना बार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो कितना बार लिखा जाएगा 0 से लेकर 99 तक। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि कुल जो है वो तो 19 बार लिखेगा। ऑप्शन में तो राइट आंसर आपकी बी बनेगी, बट बी नहीं होगी आंसर। कैसे, देखिए आप 33 में जैसे आप 3 स्टार्ट करें, फिर 13, फिर 23, फिर 33, है ना, फिर 43, फिर 53, 63, 73, ऐसे इसको काउंट करना है 3। और 33 जैसे यहाँ से आपका 31 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक 39 तक इसमें रहेगा, है ना। तो ये टोटल जब काउंट करिएगा ना तो आपके पास ये 33 को, इसमें तो 2 है ना 3, तो इस कारण यहाँ पे हमारा टोटल 20 आएगा, ना कि 19। तो आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए कि एक श्रृंखला को देखें, इस श्रृंखला को देखिए, U32 बोला है, U के बाद क्या है 32, तो आप देखेंगे U के बाद भी 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 आना चाहिए, यानी W, तो W बस 2 ही में, यानी A या तो B आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। देखिए 32 से 29 कितना घटा, 3 घटा, तो 29 से और 3 घटा दीजिए यानी 26, 26 आंसर यही आपकी दिख रही है बस। तो ऑप्शन ए हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, कौन सही है बताइए, इसमें कौन सी सही है। तो इसमें सही है आपकी ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय, राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कथन और निष्कर्ष आ गया हम लोग का फिर से। इसमें देखिए क्या है कि नीचे दिए कथन है, कथन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है कि किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक में प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरा क्या है, निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि आपत्ति किसी भी मानक रूप में श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है। तो देखिए उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग चयन करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है यहाँ पे गलत है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान करना है, निम्नलिखित में तर्क की पहचान करना है। तो देखिए क्या है कि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। तो आंसर क्या बनेगा, बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निगमनिक। निगमन जो है तर्क में कोई व्यक्ति अपनी अनुभव के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है। अगला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक गलत है, वो हमें बताना है कौन विषम है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन वाइज ऑप्शन उठाकर देखना होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर जब आप सी को उठाएंगे तो ये 25 पे आता है, ये 20 पे, ये 19 पे, ये 18, यानी 18, 19, 20 और एक ही बार 5 इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए 22, 16 है ना, 13, 9, ये आप देखेंगे तो इधर सब इंक्रीज इधर से कर रहा है, 10, 13 सब इधर से कर रहा है बट ये जो है इधर से उल्टा कर रहा है, इस कारण ऑप्शन नंबर आपका सी बना है। अगला है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो बताएं बाएं छोर से शीला का स्थान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या इसमें दिया है 40, ठीक।
और दाएं छोर से सौरभ का स्थान 18वां है, तो बाएं छोर से सौरभ का स्थान क्या होगा, 40 में से घटा दीजिए 18 प्लस 1 करिए, क्योंकि 2 टाइम से इसको काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा 23। बाएं छोर से सौरभ का स्थान, ये लिख लीजिए लेफ्ट, बाएं छोर से सौरभ का स्थान है 23वां। ठीक है, अब देखें कि बाएं छोर से शीला का स्थान कितना हो जाएगा, तो ये 23वां निकला है ना, बस उस पर 5 तो अधिक है ना, तो कितना आ जाएगा 28, बोला है ना 5वां स्थान है उसका, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, पूरब की ओर चल रहा है, अब यहाँ से घड़ी की दिशा में 270 मुड़ता है, यानी ऐसे मुड़ेगा ना। ठीक, तो अब देखेंगे क्या कि ये हमारा डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, 270 मुड़ने की बात मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी अभी ये नॉर्थ की तरफ आ गया है। ठीक, 270 मुड़ता है और चलना शुरू करता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चलेगा वो, तो वह जो चलेगा अब उत्तर में चलेगा, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, इस श्रृंखला को देखना है आपको। देखिए 7 से 10 से 8 से 11 9 12, तो देखिए यहाँ से 7 से 8 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 से 11 12 है ना, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर आपका, तो आंसर बी बनेगा। अगला देखिए कि दी गई आकृति में से प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा, आपको बताना है कौन सा आकृति आएगी, तो आंसर नंबर आपकी बनेगी राइट आंसर डी बनेगी, है ना, राइट आंसर कौन बनेगी डी। नेक्स्ट बताइएगा, त्रिभुजों की संख्या आपको कुल काउंट करके बताना है कितना है इसमें, तो देखिए काउंट करिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 15, तो राइट आंसर सी बन जाएंगे आपके। वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करना है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है बताना है आपको, तो वर्गों की संख्या भी कितनी है 15 है इसमें, तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है, अनिल जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, कहाँ चलता है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो आरंभिक दूरी यही है ना, ये तो 2 था, यानी कितनी दूरी है 1 है, तो आंसर क्या बना राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, तो इसे तो आप बहुत ही आसानी से कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले सदस्य, उसके बाद होते हैं परिवार, सदस्य से क्या बनते हैं परिवार, उसके बाद क्या बनेंगे परिवार से समुदाय, समुदाय से स्थानीयता, उसके बाद बनेगा देश, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट दिया गया है कि यह 54 और 55 दोनों एक ही से बनेगा। देखिए बताना है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करना है आपको। देखिए कैंची कपड़ा से है, तो अगला बताना है कौन किससे है, तो बताइए, तो अगला कुल्हाड़ी जो है लकड़ी से रिलेटेड है, आंसर ए बनेगा। देखिए GUN को HVO लिखा गया है, कोडित किया गया है, तो वैसे ही PEN के लिए क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि GUN यानी G से H 1 बढ़ा, U से 1 बढ़ा, N से भी 1 बढ़ा, आपको भी 1 1 बढ़ाना है, 16 से 17, यानी Q से स्टार्ट होता है E से F होगा, तो आप देख रहे बस एक ही तो है Q से स्टार्ट होने, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट आता है हम लोग का जनरल अवेयरनेस। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, कौन से देवता को प्राप्त हुआ है बताइए आंसर, तो राइट आंसर बनेगा प्रजापति, आंसर सी होगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में देवता का विभागों में भी परिवर्तन हो गया है। प्रजापति अर्थात विधाता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का स्थान उत्तर वैदिक काल में इस दृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र
और वरुण जैसे देवताओं का महत्व कम हो गई थी। इंद्र इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की क्या थी, उत्तर वैदिक काल में महत्व कम था। उत्तर वैदिक काल में वर्षा का देवता कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में वरुण जल के देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो पूषम शूद्र के देवता थे, पूषम जो थे किसके देवता थे? शूद्र के देवता हो गए थे। पूषण पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, है ना। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 33 देवताओं का उल्लेख किया गया, जो निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। वैदिक काल का प्राचीनतम देवता धौ है। कौन है? धौ, आकाश, जो स्वर्ग का देवता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, डेविड ईस्टर्न। कौन किए थे? डेविड ईस्टर्न ने किए थे। व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार परस्पर संबंध एवं राजनीतिक गतिविधियां एक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। ये राजनीतिक गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है? देखिए कौन कौन सी, जैसे राजनीतिक संस्थाओं, राजनैतिक नेतृत्व, राज संस्कृत अथवा अन्य पूर्ण क्रियाओं के संबंध में हो सकती है। रॉबर्ट डाहल, रॉबर्ट जो है डाल यहाँ पे जो दिया है, रॉबर्ट डालह जो है बहुलवाद लोकतंत्र के अग्रणी सिद्धांतकार थे। और हर्बर्ट साइमन जो थे, हर्बर्ट साइमन का निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादक था। कैटलिन जो कैटलिन है यहाँ पे, कैटलिन और लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन बिहार के राज्यपाल हैं? तो कौन है बिहार के राज्यपाल? आंसर बनेगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। R.S. गवई और फागू चौहान बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार का प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1920 से 21 में थे। उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद 1936 से 37 में प्रथम राज्यपाल जेम्स डेविस बने थे। कौन बने थे? जेम्स डेविस। शिफ्टन बने थे। स्वतंत्र भारत बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, वो पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक के रिपोर्ट जारी किया है? तो कौन जारी किया है? कौन संस्था है? यह संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी होगा। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। WHO द्वारा 2022 में तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आंसर बनेगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल साहित्य पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम साहित्यकार हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से साहित्य, रसायन, भौतिक, शांति और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फॉसे को दिया गया था। जॉन फॉसे जो थे नॉर्वेजियन नाटककार और लेखक भी हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। किसके तहत है? तो यह जो है कंपनी एक्ट 1956 के तहत। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी है कौन? सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी जो है तमिल भाषा है। आंसर डी बनेगा तमिल भाषा। भारत का प्राचीनतम भाषा तमिल भाषा माना जाता है। तमिल भाषा विश्व का प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। द्रविड़ भाषा जो है समूह के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा है। विश्व का सबसे समृद्ध भाषा समूह जो है भारो यूरोपियन भाषा समूह है। भारो यूरोपियन भाषा समूह में संस्कृत भाषा भी शामिल है। संस्कृत भाषा को विश्व का प्राचीनतम परिष्कृत भाषा माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा भाषा समूह आर्य भाषा समूह है। अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस। आंसर बनेगा बी, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाते हैं। 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टम्बैको डे। 31 मई को 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस मनाते हैं 21 मई को। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस। और 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? इसकी मूल कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, नेफ्रॉन होगा यहाँ पे। नेफ्रॉन गुर्दा जो किडनी में मौजूद कुंडलित ट्यूबुलर संरचनाएं होती है, यह रक्त में अवशिष्टों को फिल्टर करती है तथा उसे उत्सर्जित करने के लिए एकत्र करती है। किडनी का मुख्य कार्य खून का शुद्धिकरण, शरीर में पानी एवं क्षार को संतुलन, रक्तचाप, रक्त कणों और कैल्शियम पर नियंत्रण आदि है। अगला क्वेश्चन है चिकनगुनिया का कारण क्या है? चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायरस। आंसर बनेगा सी, वायरस होगा। यह बीमारी मनुष्यों में चिकनगुनिया वायरस से ले जाने वाला मच्छरों के काटने के कारण होता है। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बर्टोप्टिक्स मच्छर जो कि चिकनगुनिया वायरस को संचरण करता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज नामक संरक्षक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का वाहक जो है एडिस एप्टिस नामक मच्छर होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? आंसर बनेगा विंबलडन। राइट आंसर डी बनेगा विंबलडन। विंबलडन किया जाता है। क्रिकेट कहाँ पे किया जाता है? पिच पे किया जाता है। फुटबॉल फील्ड पे। बैडमिंटन कोर्ट पे किया जाता है, ठीक है। निशानेबाजी रेंज उसके परिसर को कहते हैं। और स्केटिंग जहाँ खेला जाता है उस परिसर को रिंग कहते हैं। और जो तैराकी किया जाता है उसे पूल कहते हैं। जूडो कराटे ये सब खेला जाता है उसे मैट कहते हैं। टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है बोर्ड कहते हैं। साइकिलिंग जहाँ पे किया जाता है वेलोड्रोम कहते हैं। और बेसबॉल जहाँ खेला जाता है डायमंड कहते हैं। और गोल्फ जहाँ पे खेलते हैं उसे कोर्स कहते हैं। घुड़सवारी जहाँ पे खेला जाता है उसे एरिना कहते हैं। जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं? कौन से खेल में प्रसिद्ध हैं? स्क्वैश। आंसर बनेगा ए, स्क्वैश। जहांगीर खान 6 बार वर्ल्ड ओपन और लगातार 10 बार ब्रिटिश ओपन जीता है। जहांगीर खान अपना आखिरी विश्व ओपन फाइनल 1993 में जानशेर से हार गए थे। जानशेर जहांगीर खान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। जहांगीर खान को विश्व का अब तक सबसे बड़ा महान स्क्वैश खिलाड़ी माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। आंसर बनेगा सी, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब किया जाता है? 1960
1965 से शुरुआत होता है, 1965 से। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति अमिताभ घोष को दिया गया 54वां 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56 और 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः असामिया कथाकार जो थे नीलमणि फुकन और कोंकणी लेखक दामोदर मौर्य को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गुलजार को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक जो है खुल्लम खुल्ला है, किसका है? तो आंसर बनेगा आपका सी, ऋषि कपूर। राइट आंसर बनेगा सी, ऋषि कपूर। यह 2017 में प्रकाशित किया जाता है पुस्तक। राज कपूर को भारतीय सिनेमा का चार्जी चैपलिन नाम से जाना जाता है। ऋषि कपूर का प्रथम फिल्म बॉबी थी। शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा जो है एनीथिंग बट खामोश। राम तेरी गंगा मौली फिल्म का एक्टर राजीव कपूर थे। अगला है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। आंसर बनेगा डी, किरण बेदी। किरण बेदी 1972 में आईपीएस बनने वाली प्रथम भारत की महिला अधिकारी हैं। पुदुचेरी के पूर्व उप गवर्नर किरण बेदी थी। किरण बेदी की पुस्तक क्या है? इट्स ऑलवेज पॉसिबल, व्हाट वेट रॉन्ग्स एज आई सी। किरण बेदी को रैमन मैग्सेसे सहित अन्य पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आंसर सी बनेगा, मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह महोत्सव विष्णुपुर जिले में आयोजित किया जाता है। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरन है। संगाई हिरन का मुख्य निवास स्थान कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। संगाई हिरन को डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? किन दो देशों के बीच? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के बीच किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे वायुसेना अभ्यास जो है डेजर्ट नाइट, यह किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया, भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इसका नाम क्या है? नाइट डेजर्ट। अगला क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच, यह है बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है। इंद्र भारत रूस के बीच में होता है। पैसेज अभ्यास भारत रूस के बीच में होता है। शाहीन चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उससे पहले एक और क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? आंसर बनेगा आपका बी, हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हरिलाल जे कानिया 1950 से 51 में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 50वां मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। सबसे लंबी अवधि तक भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत की प्रथम महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडे थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए। आंसर बनेगा हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। नीली क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी हैं। देखिए हीरालाल चौधरी एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्प के प्रति प्रेरित प्रजनन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में नीली क्रांति जो है हाइपोफिजेशन के
माध्यम से बीज उत्पादन तकनीकी पर उनके कार्य के आधार पर विकसित की गई थी। भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल जो है पंतनगर विश्वविद्यालय को माना जाता है। सैम पित्रोदा भारत में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। सैम पित्रोदा जो है यह संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट का जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। इंटरनेट का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है। भारत में प्रथम बार सार्वजनिक रूप में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में किया गया था। 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार के अस्तित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL शुरू किया गया था। अगला आता है हम लोग का सेक्शन क्या है? जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है? क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक जो है उभयचर प्राणी नहीं है? कौन वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। कछुआ जो है वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है। उभयचर वर्ग का उदय जो है डोविरेनर कल्प में हुआ था, डोवेनियन कल्प में हुआ था। उभयचर वर्ग के जंतु के शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता है, अर्थात वे जो है असमतापी होते हैं। उभयचर वर्ग जो होता है जीव के त्वचा बाह्य कंकाल का पूर्ण अभाव रहता है। उभयचर वर्ग में जीव के हृदय 3 वेश पाए जाते हैं, 3 कुष्ठ पाए जाते हैं। उभयचर वर्ग जीवन का उदाहरण मेढक। सरीसृपी वर्ग के जीव का उदाहरण है कछुआ, छिपकली, सर्प, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? कौन सा सबसे अनुकूल है? उच्च दाब कम तापमान, राइट आंसर ये बनेगा उच्च दाब कम तापमान। अगला क्वेश्चन देखें कि कौन सा नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाओं का वर्णन करता है? कौन सा है नियम? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, कैप्लर का नियम है। अगला क्वेश्चन देखें, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? किस प्रकार का तत्व? तो आंसर बनेगा बी, गैर धातु, राइट आंसर बनेगा बी, गैर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? जेसी बोस क्या चीज़ का आविष्कार किए थे? तो वह किए थे अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे का आविष्कार किए थे। विक्टर हेस ने लौकिक विकिरण का खोज किए थे। कौन किए थे? तो विक्टर हेस। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन किए थे। और हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सिद्धांत का खोज किया था। माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या प्रतिचुंबक और विद्युत अपघटन का सिद्धांत का खोज किए थे। नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत और परमाणु संरचना का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, किस में होता है? बताइए आंसर कौन बनेगी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन रसधानी। अमीबा अपना भोजन जो है एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। फोगोसाइटोसिस एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस है, जो वह क्रिया है जिसके द्वारा क्रियाएं अपना पर्यावरण से पदार्थ को कोशिका झिल्ली में संलग्न कर लेती है। अमीबा अपने भोजन को जो है फोगोसाइटोसिस की क्रिया के मध्य से प्राप्त करते हैं, जिसमें एक खाद्य कण के चारों ओर उनके अस्यूडोपोकिया को फैलाने और फिर उसे अपने
साइटोप्लाज्म के संलग्न करना शामिल है इसमें। अगला है क्या, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका के साइटोप्लाज्म भाग में होती है। आंसर ए बनेगा। साइटोसोल वह तरल पदार्थ है जिसमें कोशिका के अंग जो है स्थित होते हैं, साइटोसोल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन लेता है? तो आंसर बनेगा आपका बी, केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है? परितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? सभी हैं, प्रोटीन, मिट्टी, कार्बन। आंसर डी बनेगा। जैव विविधता के 3 स्तर है। जैव विविधता के कितने स्तर है? 3 है। कौन कौन है? अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ना, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? बताइएगा। डॉल्फिन है। राइट आंसर बनेगा बी, डॉल्फिन। शिकार करने के लिए डॉल्फिन जो है इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे क्लिक का उत्सर्जन करते हैं जो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। डॉल्फिन तैरते हुए परिलक्षित वस्तु पर प्रतिध्वनि विश्लेषण करते हैं। कंगारू जो है स्तनधारियों के शिशु धनीन भाग के जीव हैं। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एक जलीय स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, क्या चीज़ के लिए अध्ययन करता है? तो वह अध्ययन करता है कीड़ों का। कौन? कीट विज्ञान कीड़ों का अध्ययन करता है। जीवों की कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। लिथोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? लिथोलॉजी में चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन। साइकोलॉजी में मानव विज्ञान। मैथोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। अगला है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। आंसर सी बनेगा, गीगाहर्ट्ज़। सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? आंसर बनेगा आपका बी, सिलिकॉन की बनी होती है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो आंसर डी, ये सभी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है ना, परिधीय उपकरण, ये सभी शामिल होता है कंप्यूटर में। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? बताइए, केंद्रीय समस्या इसकी कौन सी है? ये सभी है। कौन कौन? साधनों का आवंटन, साधनों का इष्टतम उपयोग और आर्थिक विकास। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो आंसर बनेगा सी, मंत्री परिषद कहा जाता था। राइट आंसर बनेगा सी, मंत्री परिषद। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कालानुक्रम सबसे पहले क्या हुआ था? रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। रूसी क्रांति कब होता है? 1917 में होता है। विश्व में प्रथम बार समाजवादी सरकार बना था और रूसी क्रांति के द्वारा जो है निरंकुश जार का उन्मूलन किया गया था। उसके बाद आता है अफगानिस्तान दर सोवियत संघ 1979। बर्लिन का दीवार कब बनता है? बर्लिन का दीवार गिरता कब है? तो 1989। और सोवियत संघ का विघटन होता कब है? तो ये तो पता है 1991 में, है ना। तो आंसर कौन सा मैच करेगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी। कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन का नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम का विनियमन निर्धारण करता है। आंसर बनेगा आपका सी।
डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। आंसर बनेगा आपका बी, संसाधन। राइट आंसर क्या होगा, संसाधन। अगला है अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के लिए किस स्तर से संबंधित है। यह है प्राथमिक स्तर से। आंसर बनेगा बी, प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश से संबंधित हैं। तो आंसर बनेगा सी, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के साथ बुना हुआ है ना। आंसर सी बनेगा। दर्शन के 4 मुख्य विभाग हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान, और कौन सा है लास्ट, तो ये है तर्क। राइट आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, ये सभी शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु है, विषय विज्ञान को विकसित करने हेतु है। आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपोजियम एक प्रकार का क्या है, सिंपोजियम जो है एक प्रकार का चर्चा विधि है। आंसर बनेगा बी, चर्चा विधि। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एनआईपी की नई पाठ्य चर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो इसमें शामिल है 6 से 8। आंसर बनेगा राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एनआईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथनों पे आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथन में तो विचार करिए। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी। पहले 1 अभिगम्यता, उसके बाद 2 सामर्थ्य, उसके बाद है 3 जवाबदेही, फिर 4 गुणवत्ता, फिर 5वां समता, फिर 6 पहुंच। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। क्या है दर्शन का उद्देश्य, तो दर्शन का उद्देश्य है वास्तविकता की खोज। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कौन जुड़ा हुआ है, वाणिज्य बैंक। आंसर बनेगा ये वाणिज्यिक बैंक। ओलंपिक में व्यक्तिगत पद जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर बनेगा डी, के.डी. जाधव थे। आंसर डी बनेगा के.डी. जाधव। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता के नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी। वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। आंसर बनेगा डी। अगला है टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्य के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। आंसर बनेगा आपका बी, अनुकरण विधि दृष्टिकोण। राइट आंसर बी होगा। ये कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उपयुक्त सभी क्या, डेटा का संरक्षण करना, उच्च स्कोर करना और उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण भी करना। अगला है कि सिखाना हो सकता है। सिखाना क्या हो सकता है, औपचारिक या अनौपचारिक। आंसर बनेगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो छात्रों को सिखाने का प्रतिफल। आंसर बनेगा आपका डी यहाँ पे। अगला क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है।
यह यात्रा है सभी से, ठोस से सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। सीखना एक जो है प्राकृतिक गतिविधि है जीवित प्राणियों का। आंसर बनेगा डी। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं? आंसर बनेगा सी, समान तरह की परिस्थितियाँ। आंसर सी बनेगा। पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या क्या है? तो पाठ्यचर्या है संस्था की समग्र गतिविधियाँ। आंसर डी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है? कौन सी है? उपयुक्त सभी हैं, गंभीर, रचनात्मक और रूढ़िवादी। आंसर डी बनेगा। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। आंसर बनेगा ए, समन्वय। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, समन्वय। अगला है उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। किसके हैं? आंसर बनेगा आपका सी, व्यवहारवाद का। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है। आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बनेगा ए, ध्यान भंग का प्रतिरोध करता है। आंसर राइट आंसर होगा। कक्षा में प्रभावी श्रोता बने रहने से यह श्रवण जो है अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ा भूमिका निभाता है। श्रवण सहित सभी संचार का लक्ष्य समझना या समझने की शक्ति होना होता है ना। प्रभावी श्रवण के लिए छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से शांत होना चाहिए, एक ग्रहणशील दृष्टिकोण के लिए तैयार होना चाहिए। एक प्रभावी श्रोता बनने के लिए छात्रों को जिज्ञासु और खुला दिमाग से रहना अच्छा होता है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले जो है टेस्ट सीरीज इसका आएगा, क्योंकि अब तो प्रीवियस ईयर ख़त्म हो चुकी। जस्ट इसके बाद हम लोग चक्षु प्रकाशन का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद।